कोऑर्डिनेशन। हम इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसमें मोस्टली हमें किन चीज़ों की स्टडी करना है। तो हमारे बॉडी के जो सेंसरी पार्ट्स हैं या जहाँ से हमें कंट्रोल या कोऑर्डिनेशन होता है हमारी बॉडी का, वो पार्ट के बारे में हमें आज इस चैप्टर में पढ़ना है। तो जैसे कि प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा था लाइफ प्रोसेस के बारे में, जो इन्वॉल्व करती है मेंटेनेंस फंक्शन को लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, और वहाँ पर हमने स्टार्ट किया था, या फिर एक नोशन हमारे मन में आता है या एक चीज़ हमारे मन में होती है कि अगर हम किसी चीज़ को मूव करते हुए देख रहे हैं तो हम सोचते हैं कि ये चीज़ जिंदा है। और ऐसी कुछ मूवमेंट जो है, इनफैक्ट रिजल्ट जो है ग्रोथ का रिजल्ट, जैसे प्लांट्स में ग्रोथ होती है इसका मतलब प्लांट जिंदा है। सीड जो है वो जर्मिनेट होते हैं या ग्रो होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि सीडलिंग जो है मूव होने लगती है ओवर द कोर्स ऑफ फ्यू डेज, और पुश करता है वो सॉइल को अंदर की तरफ एंड बाहर आ जाता है इन द फॉर्म ऑफ बर्ड, मतलब एक छोटे से पेड़ के रूप में, पौधे के रूप में। तो ये ग्रोथ जो है, ये सारी की सारी मूवमेंट जो है वो ग्रोथ बताती है। बट अगर ये ग्रोथ जो है वो स्टॉप हो जाए तो जो मूवमेंट्स हैं वो नहीं हो पाएंगी। और ऐसी मूवमेंट जो है, कुछ मूवमेंट्स ऐसी होती हैं बहुत सारे एनिमल्स या प्लांट्स में जो कनेक्टेड नहीं होती ग्रोथ के साथ में, जैसे कैट रनिंग, या चिल्ड्रन प्ले कर रहे हैं स्विंग, या बफेलोज कट शीप कर रही हैं। ये मूवमेंट जो है ये कॉज नहीं होती ग्रोथ के कारण, मतलब अगर ग्रोथ होगी तो ये चीज़ें दिखेंगी, ऐसा नहीं है। तो ये मूवमेंट्स नेचुरल मूवमेंट्स, मतलब ये होना ही है इस तरह की। तो क्यों हम एसोसिएट करते हैं ऐसे विजिबल मूवमेंट्स को लाइफ के साथ में? पॉसिबल आंसर अगर हम इसका सोचें तो वो ये है कि मूवमेंट जो है एज अ रिस्पॉन्स टू चेंज इन एनवायरनमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। मूवमेंट हर ऑर्गेनिज्म तब करता है जब उसे रिस्पॉन्स देना होता है उस एनवायरनमेंट को। कैट जो है वो रन कर रही है क्योंकि शायद उसने माउस देखा है और उसके पीछे भाग रही है, ना कि वो सिर्फ या मूवमेंट जो है वो अटेम्प्ट करने के लिए बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म, ताकि वो चेंजेस जो आए हैं एनवायरनमेंट में उसका यूज कर सके, उसका एडवांटेज ले सके। प्लांट्स ग्रो करते हैं सनशाइन में, चिल्ड्रंस जो है वो फन करते हैं या मज़े करते हैं स्विंग में, और बफेलोज की बात करें तो वो कर्ड को चीप कर रही है ताकि वो ब्रेकअप कर सके अपने टफ फूड को एक सिंपल फूड के अंदर जो इजीली डाइजेस्ट वो कर सके। जब ये ब्राइट लाइट फोकस किया जाता है हमारी आंखों के ऊपर, या फिर हम किसी हॉट ऑब्जेक्ट को टच करते हैं, तो हम डिटेक्ट करते हैं कि कोई चेंज या रिस्पॉन्स जो है उस मोमेंट का हम अपने आप को बचाने के लिए ज़रूर करते हैं, मतलब एक रिस्पॉन्स तो इस चीज़ पे हम ज़रूर देते हैं। अगर हम सोचें कुछ ज़्यादा इसके बारे में तो ये एपरेंट होगा कि सारे मूवमेंट जो है रिस्पॉन्स टू द एनवायरनमेंट है जो केयरफुली कंट्रोल किए जाते हैं, और हर काइंड का चेंज जो है एनवायरनमेंट में वो इवोक करता है या पैदा करता है एक एप्रोप्रिएट मूवमेंट को इन रिस्पॉन्स। जब हम बात करते हैं हमारे फ्रेंड्स से क्लास में तो हम विस्पर करते हैं, मतलब बहुत धीरे से बात करते हैं, ना कि जोर से चिल्लाने के। क्लियरली मूवमेंट जो है ये भी डिपेंड होती है इवेंट के ऊपर जो ट्रिगर हो रहा है, और इसीलिए ये कंट्रोल मूवमेंट जो है ये कनेक्ट होना चाहिए रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस इवेंट्स के लिए एनवायरनमेंट में, और उसके साथ में करेक्ट मूवमेंट जो है रिस्पॉन्स होनी चाहिए। अदर वर्ड्स में बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो यूज़ करते हैं सिस्टम्स का ताकि प्रोवाइड कर सकें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल बॉडी ऑर्गेनाइजेशन का जनरल प्रिंसिपल देखें मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का, तो स्पेशलाइज्ड टिश्यूज जो है उनका यूज़ किया जाता है ताकि कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन की एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो सके। अब सबसे पहला हमारा पॉइंट है इसमें 7.1 एनिमल्स की नर्वस सिस्टम हमें देखना है। तो एनिमल्स में इस तरह की कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन जो है ये प्रोवाइड किए जाते हैं नर्वस और मस्कुलर टिश्यूज के थ्रू, जिनके बारे में क्लास 9th में हम पढ़ चुके हैं। जब आप टच करते हैं हॉट ऑब्जेक्ट को तो एक अर्जेंट या डेंजरस सिचुएशन हमारे लिए होती है, हमें डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी होता है और उसे रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम किस तरह से डिटेक्ट कर सकते हैं कि हम टच कर रहे हैं किसी हॉट ऑब्जेक्ट को, और सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे एनवायरनमेंट से लेकर जो एनवायरनमेंट में हो रही है उसे डिटेक्ट करके एक स्पेशलाइज्ड टिप्स जो है सम नर्व सेल्स तक जाती हैं, और ये रिसेप्टर्स जो हैं यूजुअली लोकेट होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन्स के रूप में, जैसे कि इनर ईयर है या नोज़ है, टंग है, इस तरह के ये सेंसिंग ऑर्गन्स से रिलेट होते हैं, ये रिसेप्टर्स होते हैं। जैसे कि हम बात करें कि गैस्टेटरी रिसेप्टर्स की बात करें तो ये टेस्ट को डिटेक्ट करता है, भाई ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स की बात करें तो ये स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले डायग्राम जो हमें दी है वो हम देखेंगे, जिसमें हमें नर्वस सेल की डायग्राम दी गई है, देख सकते हैं आप। न्यूरॉन है, जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन दिया गया है,
जिसमें सबसे एंड पार्ट जो है नर्व एंडिंग बताया गया है और वो ज्वाइन हुआ है पूरे के पूरे हमारी जो डेंड्राइट्स हैं उसकी जो मेन बॉडी है हमारा सेल का बॉडी से लेकर वहाँ पर, तो वो थ्रू एक्सॉन हुआ है। डेंड्राइट्स हमारा एंड पार्ट होते हैं, बारीक बारीक से तार जिसे डेंड्राइट्स कहते हैं। न्यूक्लियस आप सबसे मिडिल में देख सकते हैं और सेल बॉडी होती है जो न्यूक्लियस के आसपास डेंड्राइट्स भरे हुए हैं वो सारी की सारी। ये इन्फॉर्मेशन जो है एक्वायर्ड करती है एट द एंड ऑफ डेंड्रिट टिप। ये जो डेंड्रिट देखे थे हमने, डेंड्रिटिक टिप जो थी नर्व सेल की, वहाँ पर इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है। सेट ऑफ ओल्ड केमिकल जो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और ये इम्पल्स ट्रैवल करता है फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी, डेंड्राइट से लेकर पूरी सेल बॉडी तक, एंड देन एक्सॉन से लेकर उसके एंड पॉइंट तक। देख सकते हैं आप, पहले डेंड्राइट से पूरी सेल बॉडी में घूमता है एंड देन वो इम्पल्स जो है इलेक्ट्रिक इम्पल्स वो एक्सॉन से होकर नर्व एंडिंग तक जाता है। तो इस तरह से ये सेल बॉडी के अंदर ट्रैवल करता है। उसके बाद में अलॉन्ग द एक्सॉन के एंड तक पहुंचता है और एट द एंड ऑफ एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट जो है वो रिलीज करता है कुछ केमिकल्स को, और ये केमिकल क्रॉस करते हैं गैप को या सिनैप्स, मतलब वो बीच में जो गैप हो गई है उसे केमिकल जो है वो क्रॉस करता है और स्टार्ट करता है एक सिमिलर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को इन द डेंड्राइट ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन, क्योंकि जस्ट उसके बाद में सेकेंड न्यूरॉन जो है उसका डेंड्राइट वहाँ पर जुड़ा होता है तो वो उसमें अटैच हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है, जनरल स्कीम जो है कि किस तरह से नर्वस इम्पल्स ट्रैवल करती है बॉडी में, इस तरह से होती है। सिमिलर सिनैप्स जो है फाइनली अलाउ करता है डिलीवरी को इस इम्पल्सेस की फ्रॉम न्यूरॉन्स टू अदर सेल, और उसी को मसल सेल्स और ग्लैंड भी कहते हैं। देख सकते हैं आप, ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हमें दिया गया है डायग्राम में, जिसमें पहले से हमें दिया है एक्सॉन के बाद में जो एंड पॉइंट निकले हैं हमारे, वो एंड जो है वो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन किस तरह से बना है, या वो दोनों एंड दूसरे वाले इससे कैसे जॉइंट हुए हैं, कैपिलरीज बनी हुई है, मसल फाइबर्स बने हुए हैं, और इससे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जो है वो जुड़ा है, जिसमें आप देख सकते हैं जुड़ने के बाद में उसके आसपास में आपको माइटोकॉन्ड्रिया भी देखने को मिलते हैं। और इसमें कोई भी सरप्राइज की बात नहीं है कि नर्वस टिश्यू जो है ये बने होते हैं ऑर्गेनाइज नेटवर्क से, नर्व सेल्स के या न्यूरॉन्स के, और ये स्पेशलाइज होते हैं कंडक्ट करने के लिए इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के थ्रू एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक। फिगर 7.1a में हमने जो देखा था, जिसमें आइडेंटिफाई करना है पार्ट ऑफ न्यूरॉन, कहाँ से इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है, किसके थ्रू या कहाँ से इंफॉर्मेशन ट्रैवल करती है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रूप में, और कहाँ पर ये इम्पल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाते हैं केमिकल सिग्नल्स में ऑनवर्ड ट्रांसमिशन के लिए। एक्टिविटी 7.1 हमें दी है, जिसमें हमें कुछ शुगर लेने हैं अपने माउथ में, और आप टेस्ट कीजिए कि आपको उसका टेस्ट कैसा लग रहा है। अब आप अपने नोज को जो है प्रेस कर दीजिए अपने थंब और इंडेक्स फिंगर के थ्रू, और अब आप शुगर अपने मुंह में लीजिए, तो आपको कोई टेस्ट में चेंज दिखेगा या नहीं, इसे आपको करके देखना होगा। पर जब आप ईट कर रहे हैं, लंच कर रहे हैं, तो ब्लॉक कर लीजिए अपनी नोज को, जैसे कि आपने शुगर के समय किया था, और क्या आप फुल्ली अप्रिशिएट कर पाएंगे आपके फूड के टेस्ट को, आपने नाक दबा कर रखी है अपनी इसलिए। तो ये चीज़ें जो हैं ये आपको पता चलेंगी एक्टिविटी करके। अगर आपको कोई डिफरेंस दिखता है कि क्या शुगर जो है या फूड का टेस्ट जो है वो चेंज हो रहा है क्या, अगर आप नाक को ब्लॉक कर रहे हैं तो, अपनी नोज को ब्लॉक कर रहे हैं तो, अगर दिखता है तो ये क्यों हो रहा है, रीड करना है या बात करना है आपको पॉसिबल एक्सप्लेनेशंस की, काइंड ऑफ डिफरेंसेस किस तरह से पता चल रहे हैं। अगर ऐसी सेम सिचुएशंस आपके साथ में हुई होंगी जब आपको कोल्ड होता है, क्योंकि कोल्ड के समय हमारी जो नोज़ है वो बंद हो जाती है, जिसके कारण मे बी कि ऐसा होता है कि हमें बहुत बार फूड का टेस्ट प्रॉपर नहीं आ पाता। अब हम देखेंगे कि व्हाट हैपन इन रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होता है, नाम से हम समझ सकते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब रिस्पॉन्ड वाला या किसी चीज के ऊपर रिस्पॉन्ड करना, रिफ्लेक्स करना, वो देखना है कैसे होता है, क्या होता है। रिफ्लेक्स एक वर्ड है जिसको हम यूज करते हैं कॉमनली जब हम बात करते हैं किसी सडन एक्शन के रिस्पॉन्स की, ताकि कुछ भी चीज़ जो एनवायरमेंट में ही उसका रिस्पॉन्स जो आप दे रहे हैं उसके लिए हम रिफ्लेक्स वर्ड का यूज़ करते हैं। हम कहते हैं कि मैं जंप कर रहा हूँ बस से, मैंने जंप किया रिफ्लेक्सली, या पुल किया मैंने अपने हाथ को पीछे की तरफ फ्लेम के ऊपर से रिफ्लेक्सली, या मैं बहुत ही हंग्री था, मेरा माउथ जो है वो वाटरिंग होना शुरू हो गया था रिफ्लेक्सली। तो व्हाट एग्जैक्टली दिस मीन, इसका मतलब क्या है। तो कॉमन आइडिया जो है ये सारे एग्जाम्पल्स में वो ये है कि हम कुछ न कुछ करते हैं विदाउट थिंकिंग अबाउट इट, और हमने इसके बारे में सोचा नहीं, लेकिन ये रिस्पॉन्स अपने आप हमारी बॉडी से हुआ, और विदाउट फीलिंग इन कंट्रोल ऑफ आवर रिएक्शंस, और ना तो हमें कोई फीलिंग आई कि हमें कंट्रोल करना है हमारे रिएक्शंस को, क्योंकि ये नेचुरली हो गया। और ये दिस आर सिचुएशंस जहाँ पर हम रिस्पॉन्ड करते हैं कुछ एक्शंस के ऊपर, तो
टू चेंज इन आवर एनवायरनमेंट, और किस तरह से कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन अचीव होता है ऐसी सिचुएशंस में। तो अब हम कंसीडर करेंगे इसे आगे की तरफ। जैसे हम एग्जांपल लें कि एक फ्लेम को आपने टच किया है, अर्जेंट और डेंजरस सिचुएशन हमारे लिए होती है, इनफैक्ट बहुत सारे एनिमल्स के लिए भी। हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू दिस, आप कैसे रिस्पॉन्स करेंगे इस चीज़ के लिए। तो सिंपल वे जो है उसके बारे में थिंक करना हमें कॉन्शियसली, इस पेन के बारे में और पॉसिबिलिटी जो है गेटिंग बर्न की उसके बारे में, एंड देन मूव करना है अपने हैंड को। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि कितना समय लग सकता है आपको इन सब चीज़ों के बारे में सोचने के लिए। तो आंसर डिपेंड करता है कि किस तरह से हम सोच रहे हैं। अगर हमारी नर्व इम्पल्स जो है वो सेंड की गई थी अराउंड द वे, जो टॉक कर रहे हैं हम या बात कर रहे हैं, पहले बात की थी उसके आसपास में, तो हमारी थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व करेगी क्रिएशन ऑफ इस तरह के इम्पल्सेस को। और थिंकिंग जो है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, सो ये बाउंड करती है इन्वॉल्व करने के लिए कॉम्प्लिकेटेड इंटरैक्शंस को बहुत सारे नर्व इम्पल्स के बीच में, बहुत सारे न्यूरॉन्स के लिए या न्यूरॉन्स के थ्रू। और अगर ये केस है तो कोई इसमें हमें बहुत सोचने की बात नहीं है, सरप्राइज की बात नहीं है कि थिंकिंग टिश्यूज जो हमारी बॉडी में ये डेंस नेटवर्क से बने हुए हैं, इंट्रिकेटली अरेंज न्यूरॉन्स के जो डेंस नेटवर्क है उससे बने हुए हैं, और ये सिट करते हैं, इट सिट्स इन द फॉरवर्ड एंड ऑफ द स्कल। मतलब वो कहाँ पर बने हुए हैं या बसे हुए हैं, तो स्कल के फॉरवर्ड एंड में बने हुए हैं, और ये रिसीव करता है सिग्नल्स को ऑल ओवर द बॉडी, एंड देन जिसके बारे में थिंक कर रहे हैं बिफोर रिस्पॉन्डिंग टू देम। किसी भी चीज़ को रिस्पॉन्ड करने से पहले ये सारे के सारे जो न्यूरॉन्स हैं, ये सारे के सारे जो अरेंज किए हुए न्यूरॉन्स हैं वो सिग्नल्स को रिसीव करते हैं एंड देन उसके बारे में सोचते हैं। ऑब्वियसली अगर हम सोचेंगे टू रिसीव द सिग्नल्स, तो ये थिंकिंग पार्ट जो है ब्रेन का इन द स्कल, ये कनेक्ट होता है नर्व से जो आ रहे हैं वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी से। सिमिलरली अगर पार्ट जो है ब्रेन का वो ये है कि इंस्ट्रक्ट करना है मसल्स को टू मूव, नर्व्स मस्ट कैरी द सिग्नल बैक टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो किसी भी हॉट ऑब्जेक्ट को आप टच कर रहे हैं तो आपके दिमाग तक इसका रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स पहुंचाने के लिए इतनी सारी प्रोसेस होने के लिए बहुत समय लग सकता है, या उसके लिए बहुत ही ज़्यादा टाइम आपको लगेगा, तब तक तो आपका हाथ जल चुका होगा। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, तो किस तरह से बॉडी की डिज़ाइन बनाई है ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। तो ना कि थिंक करना अबाउट द सेंसेशन ऑफ हीट, अगर नर्व्स जो है वो डायरेक्टली डिटेक्ट कर ले हीट को, क्योंकि वो कनेक्ट हुई है नर्व से, तो वो इजीली मूव करेंगे अपने मसल्स को सिंपल वे में। और प्रोसेस जो है ये डिटेक्ट करने की सिग्नल्स को या इनपुट को या रिस्पॉन्डिंग करने के लिए उनको आउटपुट एक्शंस को, ये कंप्लीटेड हो जाएगी क्विकली, बहुत ही जल्दी। इसके लिए टाइम बहुत कम लगेगा। क्यों कम लगेगा? क्योंकि अगर हमारे नर्व्स जो हैं, न्यूरॉन्स जो है वो इजीली डायरेक्टली कनेक्ट होंगे अगर हमारे नर्व से, तो इजीली मसल्स को मूव कर पाएंगे। इसके लिए हमारे दिमाग तक इस बात को पहुंचाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ऐसे कनेक्शंस कॉमनली रिफ्लेक्स आर्क कहे जाते हैं। कहाँ पर ये रिफ्लेक्स आर्क कनेक्शन जो है बनाए जाते हैं? इनपुट नर्व और आउटपुट नर्व में। तो बेस्ट प्लेस जो है ऑफकोर्स इसकी वो है कि वो पॉइंट जहाँ पर फर्स्ट मीट हुए हैं वो दोनों एक दूसरे से, नर्व्स फ्रॉम ऑल ओवर द बॉडी जब मिलती है, बंडल में मिलती है इन स्पाइनल कॉर्ड इन देयर वे टू द ब्रेन, और वहाँ से ब्रेन तक मिलती है, वहाँ से ब्रेन तक जाती है। रिफ्लेक्स आर्क जो है वो फॉर्म होता है स्पाइनल कॉर्ड में, और तो इंफॉर्मेशन इनपुट जो है वो जाता है, रीच होता है ब्रेन तक। ऑफ कोर्स रिफ्लेक्स आर्क की बात करें तो ये इवॉल्व होते हैं एनिमल में भी, मतलब ये कम होते हैं, इवॉल्व हो चुके होते हैं एनिमल में, बिकॉज थिंकिंग प्रोसेस जो है ब्रेन की एनिमल में ये बहुत फास्ट नहीं होती। इनफैक्ट बहुत सारे एनिमल्स में बहुत ही लिटिल या नहीं होती कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क, जो ज़रूरत होती है इनकी थिंकिंग के लिए, वो बहुत सारे एनिमल्स में एब्सेंट होती है। सो क्वाइट लाइकली कि रिफ्लेक्स आर्क जो है वो इवॉल्व हो चुके होते हैं अगर इफिशिएंट वे ऑफ फंक्शनिंग नहीं है, एब्सेंस है अगर थ्रू थॉट प्रोसेस का। तो हाउएवर यहाँ पर कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स या नेटवर्क्स की बात करें तो वो कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन नेटवर्क्स जो है वो एग्जिस्टेंस में तब आते हैं जब रिफ्लेक्स आर्क्स जो है वो कंटिन्यू होने लगते हैं कि मोर एफिशिएंट बन सके क्विक रिस्पॉन्स के लिए, तभी जो है आपके कॉम्प्लेक्स न्यूरॉन्स नेटवर्क जो है वो आते हैं काम में, एग्जिस्ट होते हैं। इसलिए यहाँ पर ये ध्यान रखना है हमें कि हमारा जो एब्सेंस अगर है किसी एनिमल के अंदर, रिफ्लेक्स आर्क जो है वो एब्सेंस होते हैं अगर उनकी थिंकिंग प्रोसेस स्लो है तो।
यहाँ पर हमें रिफ्लेक्स आर्क का एक डायग्राम दिया हुआ है जिसमें आप देख सकते हैं कि हाथ बताया गया है जो रिसेप्टर का काम लेने का काम कर रहा है। रिसेप्टर जो स्किन में होते हैं, हीट या पेन आपको अगर वहाँ पर लग रहा है तो वो प्रोसेस क्या हो रही है, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू वो जो चीज़ है वो आपके ऊपर की तरफ जा रही है ब्रेन तक जाने के लिए। उसके बीच में इफेक्टर्स जो होते हैं, जैसे मसल्स जो आर्म में होते हैं वो इफेक्टर्स का काम करते हैं। देन मोटर न्यूरॉन्स भी यहाँ पर मौजूद हैं एंड देन ये प्रोसेस सेंसरी न्यूरॉन जाते जाते देन मिलते हैं एक जगह जिसे रिले न्यूरॉन कहते हैं। और यहाँ मिलने के बाद में स्पाइनल कॉर्ड की जगह है, ये यहाँ पर ये दोनों का मिलाप होता है और उसके बाद ये मैसेज डायरेक्टली ब्रेन के पास जाता है। तो इस तरह से रिले न्यूरॉन में मिलने के बाद में जो स्पाइनल कॉर्ड में बसा हुआ है, सीएनएस में है, वहाँ से मैसेज ब्रेन तक पहुंचता है। तो ये रिफ्लेक्स आर्क की बात है, या डायग्राम यहाँ पर रिफ्लेक्स आर्क की दी गई है। क्या आप ट्रेस कर सकते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को जो ऑकर होंगे जब ब्राइट लाइट फोकस किया जाएगा आपके आईज पर? तो ये जैसे कि हमारे हैंड हमारा रिसेप्टर था, यहाँ पर हमारी आईज का एग्जांपल दिया है। अगर आपकी आंखों को रिसेप्टर बनाया जाए और उस पर एकदम ब्राइट लाइट जो है एकदम से फोकस किया जाए तो किस तरह से आपका रिफ्लेक्स आर्क जो है वो काम करेगा, या किस तरह से सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स वहाँ पर होंगे। ह्यूमन ब्रेन, तो क्या रिफ्लेक्स एक्शन जो है ये ओनली फंक्शन है स्पाइनल कॉर्ड का? मतलब स्पाइनल कॉर्ड का सिर्फ इतना ही काम है कि वो रिफ्लेक्स एक्शन परफॉर्म करे? ऑब्वियसली नहीं। सिंस हम जानते हैं कि हम सोचते हैं या सोचना जो है ये हमारा काम है, हम ये सोच सकते हैं। स्पाइनल कॉर्ड जो है ये बनी होती है नर्व से जो सप्लाई करती है इंफॉर्मेशन को ताकि हम सोच सकें। थिंकिंग जो है वो इन्वॉल्व करता है बहुत ही कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म को और न्यूरल कनेक्शंस को भी, और ये कॉन्सेंट्रेटेड किया जाता है ब्रेन के अंदर जो मेन कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है हमारी बॉडी का। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन को सारे पार्ट से बॉडी के, और देन उसे इंटीग्रेट करते हैं या मिलाते हैं, एकजुट करते हैं। हम ये भी सोचते हैं हमारे एक्शंस के बारे में, जैसे कि राइटिंग, टॉकिंग, मूविंग अ चेयर, क्लैपिंग एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। ये कुछ एग्जांपल्स हैं वॉलंटरी एक्शंस के जो बेस्ड हैं कि डिसाइड करते हैं व्हाट टू डू नेक्स्ट। वॉलंटरी का मतलब वो है जो आपके हाथ में है या जिसके बारे में आप चाहते हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप वॉक करें, अगर आप नहीं चाहते तो आप नहीं करेंगे, लेकिन वॉलंटरी मतलब जो आपके काबू में है, ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी एक्शंस। सो ब्रेन जो है वो सेंड करता है मैसेजेस को मसल्स के, मतलब मैसेजेस जो है उन्हें मसल्स को सेंड करता है, और ये सेकेंड वे है जिसमें नर्व सिस्टम कम्युनिकेट करता है मसल्स के साथ में। कम्युनिकेशन जो है बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम और अदर पार्ट ऑफ द बॉडी ये फैसिलिटेट किया जाता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के थ्रू, जो कंसिस्ट होती है क्रैनियल नर्व से, जो अराइज होती है ब्रेन से लेकर स्पाइनल नर्व्स तक, जो स्पाइनल कॉर्ड तक है। मतलब ये अराइज हुई ब्रेन तक, क्रैनियल नर्व्स अराइज होती हैं ब्रेन तक, और स्पाइनल नर्व्स अराइज होती है स्पाइनल कॉर्ड तक। ब्रेन जो अलाउ करता है, इसीलिए हमें अलाउ करता है थिंक करने के लिए और एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो थिंकिंग पर बेस्ड है। जैसे कि तुम एक्सपेक्ट करोगे कि अकम्प्लिश हो जाए थ्रू अ कॉम्प्लेक्स डिजाइन, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं इंटीग्रेट करने के लिए डिफरेंट इनपुट और आउटपुट को। ब्रेन जो है वो थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, नेमली फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन में। फोर ब्रेन जो है सबसे मेन थिंकिंग पार्ट माना जाता है ब्रेन का, और ये रीजन्स जो है वो रिसीव करते हैं सेंसरी इम्पल्स को। बहुत सारे रिसेप्टर्स यहीं पर आके अपने इम्पल्स जो है सेंसरी इम्पल्स यहाँ पर रिसीव होते हैं। सेपरेट एरियाज जो है फोर ब्रेन के, ये सब स्पेशलाइज किए गए हैं सुनने के लिए, स्मेल के लिए, देखने के लिए, इस तरह से अलग अलग चीजों के लिए। और ये सेपरेट एरियाज जो है ये एसोसिएशन है जहां पर सेंसरी इंफॉर्मेशन जो है वो इंटरप्रीट की जाती है, उन्हें सबको साथ में लाया जाता है, वो इंफॉर्मेशन के साथ जो अदर रिसेप्टर्स ने भी भेजी है, एज वेल एज वो इंफॉर्मेशन जो ऑलरेडी ब्रेन के अंदर स्टोर्ड है। और बेस्ड ऑन ऑल दिस डिसीजन जो है वो लिया जाता है कि किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है और इंफॉर्मेशन किस तरह से पास करना है ऑन टू द मोटर एरियाज जो कंट्रोल करते हैं मूवमेंट्स ऑफ वॉलंटरी मसल्स को, फॉर एग्जाम्पल हमारे लेग की मसल्स को। However, certain sensations जो हैं वो डिस्टिंक्ट होते हैं या अलग होते हैं फ्रॉम सीइंग और हियरिंग। फॉर एग्जाम्पल हम किस तरह से जानेंगे कि हमने बहुत खाना खा लिया है?
बहुत ज्यादा खाना मैंने खा लिया, ऐसे कैसे पता चलेगा? तो जो सेंसेशन है मुझे फीलिंग फुल का, मतलब मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका है, इसकी जो फीलिंग है इसका सेंसेशन मुझे बताएगा। बिकॉज सेंटर जो एसोसिएट किया जाता है हंगर के साथ में, ये एक सेपरेट पार्ट है फोर ब्रेन में, मतलब पेट भर गया है इसके लिए एक अलग से सेपरेट पार्ट बनाया गया है फोर ब्रेन में, जो हमें ये बताता है कि अब मैं खाना और ज्यादा नहीं खा सकता। यहाँ आप देख सकते हैं, हमें ह्यूमन ब्रेन का आप देख सकते हैं डायग्राम दिया है, जिसमें फोर ब्रेन का पार्ट आप देख सकते हैं यहाँ दिया है, जिसमें हमारा सेरेब्रम, क्रैनियम जिसे स्कल कहते हैं, ऊपर का पार्ट होता है, कवरिंग होता है, मिड ब्रेन जो एकदम व्हाइटिश पार्ट दिख रहा है, हाइपोथैलेमस, व्हाइटिश पार्ट का एक कॉर्नर पे हमें हाइपोथैलेमस बताया गया है, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके आसपास का जो एरिया है हमारे मिड ब्रेन के, वो पिट्यूटरी ग्लैंड है। हिंड ब्रेन जो है उसमें तीन पार्ट आते हैं, पॉन्स, मेड्यूला और सेरेबेलम। तो यहाँ पर सेरेबेलम देख सकते हैं आप, एक कॉर्नर में एक पार्ट दिया हुआ है जो बहुत ही ज्यादा हमें ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज्यादा कंजस्टेड टाइप है, अच्छा सा भरा हुआ सा एरिया है, वो सेरेबेलम है। मेड्यूला हमारा एकदम एंड पार्ट होता है, जिससे कह सकते हैं हम कि हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड का एंड पार्ट जो आ जाए वो, एंड पॉन्स जो है वो हमारा मिड पार्ट जो होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के ही आसपास का पार्ट ये होता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारा एकदम एंड में आता है, जिसके बाद हमारी स्पाइनल कॉर्ड शुरू होती है। तो स्टडी करना है हमें लेवल डायग्राम जो ह्यूमन ब्रेन की दी है, आप देखेंगे डिफरेंट पार्ट जो है उनके स्पेसिफिक फंक्शंस है जो वो परफॉर्म करते हैं। अब आप किस तरह से देख सकते हैं कि किस पार्ट का क्या फंक्शन है। तो अगर हम देखें अदर यूज जो है वर्ड रिफ्लेक्स का, अगर हम देखें जैसे हमने बात की थी इंट्रोडक्शन में इसके बारे में, हमारा माउथ जो है या वाटरिंग कर रहा है, अगर हमने किसी फूड को देखा है जिसे हम बहुत ज्यादा पसंद करते हैं विदाउट अवर मीनिंग टू, है ना, हम नहीं चाहते हुए हमारे मुंह में पानी आता है, हमारा हार्ट जो है वो बीट कर रहा है, हम उसके बारे में नहीं सोच रहे, हम ये सोच रहे हैं कि हार्ट को बीट करवाना है, ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन वो अपने आप प्रोसेस हो रही है, हम उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, फिर भी हार्ट हमारा बीट कर रहा है। इनफैक्ट हम कंट्रोल नहीं कर सकते एक्शंस को इजीली बाय थिंकिंग अबाउट देम और डाइजेस्ट और इवन इफ वी वांटेड टू। अगर मैं चाहूँ कि मेरा ब्रेन ना चले, मेरा हार्ट बीट ना करे, तो कैसा हो सकता है? मतलब मैं चाहूँ तो भी ये चीज नहीं हो सकती। Do we have to think about or remember the breathe or digest food? क्या हमें याद रखना पड़ता है कि फूड अगर मैंने खाया तो उसे डाइजेस्ट करना पड़ेगा, या फिर मुझे हार्ट को बीट करवाना पड़ेगा? ऐसी चीजें हमें नहीं करनी पड़ती है, इसके बारे में सोचना भी नहीं पड़ता, क्योंकि ये चीजें क्या है, इनवॉलंटरी है। सो इन बिटवीन सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन, जैसे कि चेंज जो हुआ है साइज एंड प्यूपिल में, जैसे हमारे आंखों के साइज में चेंज होता है, thought of out action such as moving a chair या moving करना है चेयर को, there is another set of muscle movements over which we do not have any thinking control। ऐसी कुछ movements होती हैं जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं होता। और ऐसी involuntary actions को, जैसे मैंने आपको बताया था, voluntary का मतलब होता है जो आपके काबू में है, लेकिन involuntary जो आपके काबू में नहीं है या जिसे आप नहीं चला सकते अपने हिसाब से, ऐसी कंट्रोल होती है ये एक्शंस मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन के थ्रू। और ये सारे इनवॉलंटरी एक्शंस जो है इंक्लूड करती है ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन, वोमिटिंग, और ये कंट्रोल किए जाती है मेड्यूला के थ्रू जो हिंड ब्रेन में मौजूद होता है। थिंक अबाउट द एक्टिविटीज, जैसे कि वॉकिंग, एक स्ट्रेट लाइन में वॉक करना है, या बाइसिकल राइड करना है, या पेंसिल उठाना है, ये पॉसिबल है ड्यू टू पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन जिसे हम सेरेबेलम कहते हैं। सेरेबेलम वाला पार्ट जो है वो इन एक्टिविटीज को परफॉर्म करने में हेल्प करता है, और ये रिस्पॉन्सिबल होता है प्रिसीजन करने के लिए भी, या छोटा बनाने के लिए इनवॉलंटरी एक्शंस को, और मेंटेन करने के लिए पोस्चर को और बैलेंस को हमारी बॉडी के। इमेजिन कीजिए क्या होगा अगर इस तरह के इवेंट जो है वो फेल्ड हो जाए परफॉर्म होना, अगर हम इनके बारे में सोच नहीं रहे हैं तो। अब हम देखेंगे हाउ आर दिस टिश्यूज प्रोटेक्टेड। इस तरह का टिश्यू जो है, ये टिश्यूज किस तरह से प्रोटेक्ट किए जा सकते हैं। तो एक डेलिकेट ऑर्गन कहा जाता है हमारे ब्रेन को, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए, और ये केयरफुली प्रोटेक्ट करना इसे बहुत जरूरी है। और इसी के लिए हमारी बॉडी को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ब्रेन जो है उसे बिठाया गया है इनसाइड अ बोनी बॉक्स। एक पूरी तरह से ब्रेन के आसपास बोन का बॉक्स बना हुआ है, और ब्रेन जो है उस बोनी बॉक्स के अंदर ब्रेन जो है वो रखा गया है, और उसके आसपास पूरा फ्लूइड भरा गया है। एक बलून, मतलब फ्लूइड फिल्ड बलून उसके आसपास रखा गया है, जो प्रोवाइड करेगा फर्दर शॉक एब्जॉर्प्शन से, मतलब एकदम जोर से अगर हमारे सिर में किसी चीज का झटका लगता है तो फ्लूइड के कारण भी हमारा जो ब्रेन है वो हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं।
अगर आप अपने हाथ को मिडल से अपने बैक के मिडल में देखेंगे, पुश करके वहां पर लगाकर हाथ को, तो आप फील करेंगे एक हार्ड और बम्पी स्ट्रक्चर को। और ये वर्टेब्रल कॉलम आपको जो दिख रहा है या बैकबोन जो दिख रही है, ये प्रोटेक्ट करती है स्पाइनल कॉर्ड को। हाउ डज द नर्वस टिश्यूज कॉज एक्शन? अब नर्वस टिश्यूज से एक्शन कैसे कॉज होती है? तो अब तक जैसे कि हमने बात की थी नर्वस टिश्यूज के बारे में, किस तरह से ये कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन के बारे में एंड सेंड करती है अराउंड द बॉडी, प्रोसेस करती है इंफॉर्मेशन को और डिसीजंस लेती है जो इंफॉर्मेशन पे बेस्ड है, और कन्वे करती है डिसीजन को मसल्स को, ताकि वो उसके ऊपर रिफ्लेक्स जो है, एक्शन जो है, रिएक्शन जो है वो दे सके। अदर वर्ड्स में बात करें तो जब एक्शन और मूवमेंट जो है वो परफॉर्म होती है तो मसल टिश्यूज जो हैं वो फाइनल जॉब करती हैं। हाउ डू एनिमल मसल्स मूव? लेकिन एनिमल की मसल्स कैसे मूव होती हैं? तो जब नर्व इम्पल्स रीच करता है मसल्स तक तो मसल फाइबर जो है वो मूव होने लगते हैं। और हाउ डज अ मसल सेल मूव? अब मसल सेल की बात करें तो वो कैसे मूव होगा? तो सिंपलेस्ट नोशन हमारे मन में है या एक विचार हम करते हैं मूवमेंट के बारे में एट द सेल्यूलर लेवल, वो ये है कि मसल्स जो है, मसल सेल्स जो है वो मूव करते हैं उनके चेंज करके शेप को, और वो शॉर्टन हो जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आएगा कि किस तरह से मसल सेल्स जो है अपने शेप को चेंज करते हैं। तो आंसर इसका ये है, या इसका आंसर आपको वैसे केमिस्ट्री में मिलेगा सेल्यूलर कंपोनेंट्स के। मसल्स जो है उनके पास स्पेशल प्रोटीन होता है जो चेंज करता है उनके शेप को भी और उनकी अरेंजमेंट्स को भी इन द सेल इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के रिस्पॉन्स देने के लिए वो जो स्पेशल प्रोटीन है वो उन सेल को हेल्प करता है कि वो अपने शेप को और अपनी अरेंजमेंट को चेंज कर सके। और जब ये होता है तो न्यू अरेंजमेंट जो है इस प्रोटीन की वो इन मसल सेल्स को शॉर्टर बना देती है। रिमेंबर करना है कि जब हमने बात की थी मसल टिश्यूज की क्लास 9th में, डिफरेंट काइंड ऑफ मसल्स जैसे वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स की जो बेस्ड होती है कि किस तरह से हमने डिस्कस किया था अभी तक और किस तरह से आपको लगता है कि डिफरेंस होंगे इन चीजों के अंदर। तो वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्टिविटीज जो हैं वो अलग अलग तरीके से परफॉर्म होती है और नर्वस टिश्यूज जो हैं वो इस तरह के एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स के अंदर इस तरह के कोऑर्डिनेशंस कैसे होते हैं, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में हमने एनिमल्स के बारे में देखा था, अब हम बात करेंगे प्लांट्स की। एनिमल्स जो है उनके पास नर्वस सिस्टम होती है ताकि वो कंट्रोल और कोऑर्डिनेट कर सकें एक्टिविटीज को अपनी बॉडी के अंदर, बट प्लांट्स जो है उनके पास ना तो नर्वस सिस्टम होती है ना मसल्स होती है। तो किस तरह से वो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को? स्टिमुली मतलब किसी भी तरह के एक्शन जो उनके ऊपर हो रही है उसे किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं। जब हम टच करते हैं लीव्स को चुईमुई के पेड़ के, सेंसिटिव या टच मी नॉट वाला प्लांट हम जिसे कहते हैं जो मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो अपने आप को फोल्ड करना शुरू करता है, ड्रूप करना शुरू करता है। और जब सीड जर्मिनेट होते हैं, रूट जो है वो डाउनवर्ड गो होने लगते हैं, स्टेम जो है वो बाहर की तरफ आने लगती है। कैसे होता है ये सब, क्या होता है उनके साथ में? तो फर्स्टली लीव्स जो है सेंसिटिव प्लांट के वो बहुत ही क्विकली रिस्पॉन्स देते हैं टच को, कोई ग्रोथ उनमें इन्वॉल्व नहीं होती इस मूवमेंट के लिए। ऑन द अदर हैंड डायरेक्शनल मूवमेंट जो है सीडलिंग की वो कॉज होती है ग्रोथ के थ्रू। अगर ये प्रिवेंट की जाए फ्रॉम ग्रोइंग तो ये शो नहीं करेगा किसी भी मूवमेंट को। सो प्लांट जो शो करते हैं 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट को, पहला होता है वन डिपेंडेंट ऑन ग्रोथ और दूसरा इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। एक ग्रोथ पे डिपेंड होता है, दूसरा ग्रोथ पे डिपेंड नहीं होती ऐसे मूवमेंट। पहला हम देखेंगे इमीडिएट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। अब स्टिमुलस को इमीडिएट रिस्पॉन्स की बात अगर करें तो अगर हम सोचते हैं फर्स्ट काइंड ऑफ मूवमेंट के बारे में जैसे कि सेंसिटिव प्लांट के बारे में, तो सिंस कोई ग्रोथ उसमें इन्वॉल्व नहीं होती, प्लांट जो है वो एक्चुअली मूव करता है उसके लीव्स को इन रिस्पॉन्स टू टच। आप टच करोगे तो सिर्फ उसके लीव्स जो है उसमें कुछ ना कुछ चेंज दिखेगा, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट कोई नर्वस टिश्यूज जो है वो नहीं होंगे, कोई मसल टिश्यूज उसमें आपको रिस्पॉन्स करते हुए नहीं दिखेंगे। तो किस तरह से प्लांट डिटेक्ट करता है हमारे टच को और किस तरह से लीव्स जो है वो रिस्पॉन्स करते हैं इस चीज को। अगर हम सोचें कि क्या एग्जैक्टली होता है प्लांट में जब हम उसे टच करते हैं और कौन सा पार्ट जो है प्लांट का एक्चुअली मूव होता है, तो ये अपीरेंट होगा कि मूवमेंट हैपन होती है उस पॉइंट पे जो डिफरेंट होता है पॉइंट ऑफ टच से। मतलब आपने जिस पार्ट पे टच किया है वो पॉइंट तो शायद होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारा पूरे के पूरे प्लांट क्या हो जाएगा, टच मी नॉट वाला अपने आप को क्लोज करने लगेगा। सो इन्फॉर्मेशन जो है टच की वो ऑकर होती है कम्युनिकेशन के थ्रू। जैसे ही आपने हाथ लगाया तो इन्फॉर्मेशन पूरे प्लांट
प्लांट में पहुंच गई, कम्युनिकेट हो गई और सारा का सारा प्लांट क्या होने लगा, बंद होने लगा। प्लांट जो है वो यूज करता है इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स को ताकि वो कन्वे कर सके उसकी इंफॉर्मेशन को सेल टू सेल। बट अनलाइक एनिमल्स, उनके अंदर कोई स्पेशलाइज टिश्यूज नहीं होते प्लांट्स के अंदर जो कंडक्शन कर सके इंफॉर्मेशन का। फाइनली अगेन एनिमल्स की बात करें तो कुछ सेल जो है वो चेंज करते हैं अपने शेप को इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन, कोई मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए। इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइज प्रोटीन जो फाउंड होता है एनिमल में, मसल सेल्स में एनिमल के, प्लांट सेल जो है अपने शेप को चेंज करते हैं अमाउंट ऑफ वाटर अगर उनके अंदर वो चेंज कर ले तो, और इसके कारण स्वेलिंग या श्रिंकिंग जो है वो देखने को मिलता है और इसीलिए चेंजिंग होते हैं शेप्स के प्लांट में। मतलब ये याद रखना है कि एनिमल्स के अंदर जो होता है, एनिमल के अंदर हमारे स्पेशलाइज प्रोटीन था जिसके कारण वो अपने शेप को चेंज करते थे, बट प्लांट के अंदर देखें तो वो वाटर की जो क्वांटिटी है उसे कम कर देते हैं या ज्यादा कर देते हैं, जिसके कारण स्वेलिंग या श्रिंकिंग होता है और जिसके कारण वो अपने शेप को चेंज कर सकते हैं। मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ की बात करें तो कुछ प्लांट्स जैसे कि पी प्लांट्स क्लाइंब अप करता है अदर प्लांट्स और फेंस करता है बाय मींस ऑफ टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स मतलब जिसके थ्रू वो प्लांट ऊपर 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 बढ़ते जा रहा है, जिसके सहारे से बढ़ते जा रहा है। ये टेंड्रिल्स जो है सेंसिटिव होते हैं बहुत ही टच करने से। जब ये कांटेक्ट में आते हैं किसी सपोर्ट के तो वो टेंड्रिल का पार्ट जो है उस कांटेक्ट के वहां से ग्रो होना बंद कर देता है। जितना रैपिडली ग्रो कर रहा था वहां से वो पार्ट टेंड्रिल का क्या होता है, कम ग्रो होने लगता है और ये कॉज करता है टेंड्रिल को टू सर्कल राउंड द ऑब्जेक्ट, और उसके कारण वो टेंड्रिल क्या होता है, वही ऑब्जेक्ट के आसपास ही सर्कल होने लगता है, राउंड में बढ़ने लगता है। मोर कॉमनली प्लांट जो रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुली को स्लोली बाय ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, बिकॉज इसी के कारण बिकॉज दिस ग्रोथ इज डायरेक्शनल। ग्रोथ कैसी है, डायरेक्शनल है और ये अपीयर होती है अगर प्लांट मूव करता है। अब हम अंडरस्टैंड करेंगे टाइप ऑफ मूवमेंट को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। एक्टिविटी 7.2 में आपको एक कोनिकल फ्लास्क लेना है, वाटर से भरा हुआ, कवर करना है उसके नेक को एक फ्लास्क, उस फ्लास्क के विद अ वायर मैश। कीप करना है आपको, इसके अंदर आपको 2 से 3 फ्रेशली जर्मिनेटेड बीन सीड्स जो है वायर मैश पे रखना है आपको, और आपको एक कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है जो ओपन हो एक साइड से, जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं। एक तरफ से वो ढका हुआ है, दूसरी तरफ से खुला हुआ है। अब आपको उस फ्लास्क को बॉक्स के अंदर रखना है इस तरह से कि उसका ओपन साइड जो है बॉक्स का वो लाइट की तरफ दिखे, जैसे आप देख सकते हैं। 2 से 3 दिन के बाद आप नोटिस करेंगे कि शूट्स जो है वो टुवर्ड्स द लाइट बेंड हुए हैं और रूट्स जो है उसके अवे हुए हैं, दूसरी साइड में हुए हैं। नाउ आपको फ्लास्क को टर्न कर लेना है। शूट्स को जो है वो आपको अब लाइट की तरफ नहीं रख के दूसरी साइड रखना है और रूट्स को लाइट की तरफ करना है और उसे अनडिस्टर्ब रखना है आपको कुछ दिनों के लिए। अब ओल्ड पार्ट जो है शूट और रूट का क्या अपनी डायरेक्शंस को चेंज करेगा, क्या डिफरेंस जो है डायरेक्शन में न्यू ग्रोथ के आपको देखने को मिलेगी, ये आप कैसे कंक्लूड करेंगे, एक्टिविटी करके आपको पता करना होगा। एनवायरमेंटल ट्रिगर्स की बात करें जैसे कि लाइट या ग्रेविटी, ये चेंज करती है डायरेक्शंस को प्लांट के जो पार्ट है जो ग्रो हो रहा है उसको, और ये डायरेक्शनल या ट्रॉपिक या मूवमेंट जो है ये आइदर टुवर्ड्स स्टिमुलस होती हैं या अवे फ्रॉम इट होती हैं। सो अगर 2 डिफरेंट काइंड ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट की बात करें तो शूट रिस्पॉन्ड करता है बेंडिंग टुवर्ड्स द लाइट, व्हाइल रूट रिस्पॉन्ड कर रहा है बेंडिंग अवे फ्रॉम लाइट। और किस तरह से हेल्प करते हैं प्लांट को, तो प्लांट जो है वो शो करता है ट्रॉपिज्म को इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुली एज वेल। जो हम पढ़ेंगे हार्मोन्स इन एनिमल्स, तो किस तरह से केमिकल या हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन होता है जो यूज किया जाता है एनिमल्स के थ्रू। किस तरह से कोई भी एनिमल, फॉर इंस्टेंस स्क्विरल की बात करें तो एक्सपीरियंस करती है जब भी वो स्कैरी सिचुएशन में होती हैं या डर की सिचुएशन में होती हैं। उनकी बॉडीज जो है वो प्रिपेयर करके रखती हैं अपने आप को, या तो वो फाइट करेंगी उसके लिए या वो रन करेंगी वहां से उसके लिए। बोथ जो केसेस है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज हैं जो यूज की जाती है ग्रेट डील ऑफ एनर्जी के साथ एक कंट्रोल वे में। बहुत सारे डिफरेंट